नमस्कार, मैं हूं ऋषिक द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ थिंक फर्स्ट। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं विधानसभा कप्तानगंज के लोकप्रिय विधायक कविंद्र चौधरी अतुल जी। आज हम आपसे आने वाले लोकसभा चुनाव में और जनता के मुद्दों के बारे में चर्चाएं करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि सत्ता में ना होने के बाद, अभी वर्तमान में आपकी पार्टी सत्ता में नहीं है और आप वर्तमान में विधायक हैं, तो कौन सी परेशानियों का सामना आपको विकास कार्यों के लिए करना पड़ता है? देखिए, लोकतंत्र में जब चुनाव होता है, जनता को फैसला लेने का मौका मिलता है, तो जनता अपना विधायक अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनने का काम करती है। सत्ता आना ना आना ये तो बहुमत की बात है। हम लोगों का दुर्भाग्य रहा कि कुछ ही वोट से हम लोग सत्ता में नहीं आ पाए, मगर क्योंकि कप्तानगंज की देवतुल जनता ने बहुत ही अपार प्यार, आशीर्वाद, सहयोग मुझे बहुत ही कम उम्र में, जो लोगों का एक सपना होता है विधानसभा में जाने का, मुझे विधायक बनाने का काम किया। तो यहाँ पर विधायक के रूप से जब भी उन्होंने हमें, जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत हुई, चाहे उनके दुख में, चाहे उनके शादी विवाह में, या कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, जहाँ भी जो भी कार्यक्रम होता है, तो सबसे पहले मैं उनके बीच में पहुँचता हूँ, उनकी बातों को सुनता हूँ। और आपने कहा विकास कार्य की बात, जो हम लोगों को विधायक निधि मिलती है विकास के लिए, उसका इस्तेमाल मैं क्षेत्र के विकास के लिए कर रहा हूँ। और जिले से लेकर मंडल मुख्यालय से लेकर प्रदेश तक, जहां पर भी जनता के लिए मुझे, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे तमाम जो भी विकास के कार्य हैं, हर मामले को मैं जिले पे और प्रदेश लेवल पे हर उचित फोरम पे उठाने का काम करता हूं कि अपने कोशिशों से, प्रयासों से ज्यादा अपने लोगों का विकास कर पाऊं। आप एक युवा विधायक हैं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने में सफल हो पाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ युवाओं को नहीं, उन्होंने किसानों को, महिलाओं को, सबको झूठे सपने दिखा के, आज आप देख रहे हैं किस तरीके से जात धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है और लोगों को वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने वादा किया था कि इनकी सरकार आएगी तो 2 करोड़ नौजवानों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने का काम करेंगे, मगर आज जब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों से हम पूछते हैं कि रोजगार कहाँ है, तो वो कहते हैं, नौजवानों का मजाक उड़ाते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो इससे आप इनकी मानसिकता और ये किस तरीके से हमें रोजगार देना जा सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ, तमाम मेरे साथ के बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी एमबीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, और आज वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे बगल का राज्य बिहार, वहां पर जब शिक्षक भर्ती की आई, तो वहां पर 16% लगभग उत्तर प्रदेश के बेटा बेटियों ने जाके वहां पे रोजगार या शिक्षक में चयन हुआ। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि शिक्षा के मामले में भारतीय जनता पार्टी कितना अपने वादे से दूर है। वर्तमान में जो बस्ती के सांसद हैं, लोकसभा चुनाव जब से नजदीक आने लगा और लगातार वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और बस्ती के जितने भी युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लगातार वो कहते हैं कि हमारे वर्तमान सांसद ही बस्ती का लगातार विकास कर रहे हैं और वो विकास पे उनको कहते हैं और एक लाइन बोलते हैं कि ना ऐसा सांसद कभी रहा है और ना कभी होगा। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, मैंने पहले ही कहा, जनता बहुत उम्मीदों के साथ वोट देती है और अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का काम करती है। तो जनप्रतिनिधि का काम ही है कि लोगों को विकास का काम करना उनके लिए, क्योंकि आज डबल इंजन की सरकार है, अच्छी बात है, इनको और आगे बढ़ के, मैंने जैसे कहा कि अभी बस्ती में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पाई, कोई ऐसा नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कोई हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, समाजवादी सरकार में आया था, अभी वो भी पूरी तरीके से चल नहीं पाया। यही हर्रैया में 100 बेड का महिलाओं का हॉस्पिटल बना था, वो अभी तक चल नहीं पाया। ऐसी तमाम ही चीजें हैं जो हमारे, जिससे हमारा रोजगार मिल सकता था, मगर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, वैसे ही ये वर्तमान के सांसद जी भी लगातार झूठे सपने नौजवानों को दिखा रहे हैं और अपने हाथ से ही अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। अभी आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, तो वर्तमान में जब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलता हूँ तो बस्ती के विकास कार्यों में बताते हैं मैंने मेडिकल कॉलेज बनवाया और सड़कों के बारे में बात करते हैं, शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जो आईटीआई में रोजगार मेला लगता है उसके बारे में बात करते हैं और इन सब कार्यों को, बस्ती के विकास कार्य के बारे में बताते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का विकास कार्य है या पहले ये सब तय था और उस पर अपना ये नाम लगा रहे हैं? देखिए, किसी भी कार्य को होने में पहले उसका विजन बनता है, उसका फिर रोड मैप तैयार होता है,
कहीं ना कहीं सरकार से उसके लिए पैसे की व्यवस्था होती है, फिर उसको काम को होने में भी टाइम लगता है। इन्होंने तमाम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, तमाम ऐसे काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था, चाहे बिजली उत्पादन की बात हो, चाहे बस्ती मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, तमाम सैकड़ों ऐसे काम है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरू किया, पूरा रोड मैप उसका बनाया, उसके लिए धन आवंटित कर दिया, मगर दुर्भाग्य से फीता काटने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। और जब वो फीता काट रहे हैं तो वो लोगों को बता रहे हैं कि हमने उस काम को करने का काम किया। आजकल ईडी की बात बहुत जोरों पर है और लगातार भ्रष्टाचार को देश से मुक्त करने के लिए ईडी जगह जगह पे छापे मार रही है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, वर्तमान में जो बस्ती के सांसद जी हैं, ये कभी जनता के चंदे से चुनाव लड़े थे और फिर सांसद बने। और वर्तमान की अगर हम स्थिति की बात करें तो उनके पास इतनी संपत्ति है जिसके बारे में जनता को कोई जानकारी नहीं है। लगभग करोड़ों की संपत्ति उनके पास होगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो क्या एक ईमानदार सांसद बस्ती के लिए बन पाए? देखिए, पहली बात तो आप पत्रकार लोगों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि क्योंकि आज जब हम देख रहे हैं कि तमाम जो बड़े न्यूज़ चैनल हैं, वो सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, मगर आप जैसे जो निष्पक्ष रूप से जो जनता की आवाज़ रखने का काम करते हैं, वो लोग तमाम अपने फोरम पे जो तमाम ऐसे लोग हैं, जो धन पशु बन गए हैं, उनके बातों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। और ये जनता है, जनता सब जानती है। जनता ने देखा किस तरीके से वो चंदा लिए और आज क्या कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है, कुछ ही आने वाले 100 दिन के अंदर ही लोकसभा का चुनाव आने वाला है। और जो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करी, मुझे पूरा विश्वास है इस बार उसका असर आपको चुनाव के समय जब वोट के बाद गिनती होगी तो आपको वो दिखाई देगा। आप वर्तमान में कप्तानगंज के विधायक हैं और आप भी ये जानते होंगे कि 2019 में आपके ही विधानसभा के युवा नेता कबीर तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और वर्तमान सांसद से जब सवाल किया जाता है तो वो आरोप विपक्ष पे लगाते हैं और अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। न्याय के लिए वो दर दर ठोकरें खा रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि किसी की भी हत्या होना या किसी भी के परिवार के नौजवान बेटे की जान चली जब जाती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चों को पालने में, बड़ा करने में, शिक्षा दीक्षा देने में एक माता पिता अपना कलेजा निकाल के रख देते हैं। ऐसे में जब एक नौजवान की जान चली गई, उसको एक राजनीतिक शिकार बना दिया गया। जो मैंने देखा, लोगों ने राजनीतिक रोटी सेकी, उसको वोट का माध्यम बनाया, मगर आज भी पूरी तरीके से उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हमेशा मैं ऐसे परिवार के दुख में हमेशा खड़ा हूँ और जहाँ तक हो सकेगा उनकी मदद करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। आप एक युवा हैं और फरवरी माह में युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार एक नई स्कीम लाई है लोकसभा चुनाव के पहले। और छात्रों में एक ऐसी स्थिति है कि इतने सालों के बाद लेके आई है जॉब के लिए वैकेंसी। और अधिक से अधिक लगभग 50 लाख लोगों ने फॉर्म को डाला है और जगह तो बहुत कम है। 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, जगह बहुत कम है। ऐसे में छात्रों में एक मानसिक तनाव बना रहता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा और कब वैकेंसी फिर आएगी। तो ऐसे में जब आप युवा थे तो अपने मानसिक तनाव के लिए कौन सी टिप्स का फॉलो करते थे और अपने विधानसभा क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं हुआ, जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया, मुझे बहुत जल्दी ही लोगों के बीच में आया, उनका प्यार आशीर्वाद मिला, आज यहाँ के विधायक के रूप में मुझे चुनने का काम किया। तो मैं यहाँ जो नौजवानों को यही नसीहत देंगे कि वो अपना धैर्य ना खोएं, अपने आप में विश्वास रखें। और क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राजनीति को जब कहा जाता है तो राजनीति एक ऐसी चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। तो मैं नौजवानों से यही निवेदन करूंगा, आप सब निराश ना होइए। आप सबको जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने वोट का अधिकार दिया है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए और ये अहंकारी सरकार जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है आप सबको रोजगार मिलेगा। आजकल युवाओं में एक ट्रेंड बना हुआ है राजनीति में आने का और लगातार युवा सोशल मीडिया पे राजनीति से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बहस करते हैं और लगातार ऐसा दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो भी एक बड़े राजनेता बन रहे हैं। ऐसे में उन युवा राजनेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे और अगर वो राजनीति में आना चाहेंगे तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में अगर युवा आ रहे हैं तो क्योंकि हमारा युवा की संख्या हमारे देश में ज़्यादा है।
अगर युवा राजनीति में आ रहे हैं तो ये आगे आने वाली राजनीति के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मगर उसके साथ साथ ये राजनीति दबदबे के लिए नहीं करी जाती। राजनीति ने, क्योंकि हमारे पिताजी राजनीति में रहे हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया है कि राजनीति एक सेवा भाव है। लोग अपना एक सेवक चुनते हैं जिसके माध्यम से हम उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। मुझे 5 साल अगर विधायक बनाया है तो मुझे ये 5 साल सेवा करने का मौका दिया है कि उनका आशीर्वाद प्यार, उन्होंने तमाम ठंडी गर्मी बुला के हमारे लिए मेहनत किया। आज मेरी मेहनत के समय है कि कैसे मैं उनके बेहतरी के लिए, उनके अच्छे के लिए क्या क्या काम कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि निश्चित रूप से युवा को राजनीति में आना चाहिए, मगर एक विचारधारा के साथ आए। राजनीति कोई धन कमाने का साधन नहीं है, कोई दबदबा बनाने का साधन नहीं है। राजनीति को समाज को उठाने के लिए, जो पिछड़ा वर्ग, दबा वर्ग है हमारे समाज में, जो तमाम जगह ऐसी जगह है जहां लोगों को दबाया जाता है, जब भी हम उन लोगों के साथ खड़ा होंगे, ऐसे जब नौजवान करेंगे, वो नौजवान निश्चित रूप से राजनीति में आगे जाएंगे। अभी आप बिहार की बात कर रहे थे, तो अभी कल ही बिहार में सत्ता पलट हो गई है और वहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में आ गए हैं और फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक इंडिया गठबंधन के अंदर एक पीडीए उन्होंने पहले से बना रखा, तो हम लोग पीडीए के फॉर्मूले पे जा रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये स्वतंत्र देश है, सबको सोचने का अधिकार है। हो सकता है उनको कुछ चीजें नहीं समझ में आई या क्या, मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों को तो ये लगता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं अंदर बात चल रही थी उनको प्रधानमंत्री का चेहरा या उनको सचेतक के रूप में, कि वो जो इस गठबंधन को उन्होंने सजाया संवारा था, तो उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी। मगर क्या गड़बड़ी हो गई, क्या कमी आ गई कि उन्होंने इस गठबंधन को छोड़ दिया। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोगों में, जनता में आक्रोश है, जब 24 का चुनाव आएगा तो एक बार उनको पछताना पड़ेगा। आपके वर्तमान अध्यक्ष जी ने भी यह सवाल उठाया है कि कहीं ना कहीं उनके साथ छल हुआ है। वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे और उनको छल के द्वारा फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए ही सीमित कर दिया गया है। आपकी इस पे क्या राय है? मैंने वही कहा ना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। तो जो वर्तमान की सरकार है, ये गुजरात मॉडल की बात करती है। आप इनका गुजरात मॉडल देखेंगे तो गुजरात मॉडल का यही इनका पर्याय था कि वहां पर तमाम जो बड़े उद्योगपति थे, बड़े राजनेता थे, उनको ईडी के माध्यम से, दबाव के माध्यम से अपने साथ जोड़ दिए, या तो उनको आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप में नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा ही संभावना हो सकता है कुछ बिहार में भी हुआ हो। अयोध्या राम मंदिर बनकर कंप्लीट होने वाला है और वहां पे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। अयोध्या बस्ती के जस्ट बगल में है और लगातार भारत में यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि भाजपा राम मंदिर पे लोकसभा चुनाव जीतने वाली है। तो ऐसे में जनता क्या राम मंदिर पे ही भाजपा को वोट करेगी? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग अयोध्या से सटे हुए हैं। राम जी का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हुआ, और जो यहाँ पर जो हमारे जो प्रत्याशी के रूप में जिनको बनाया गया है, उनका भी नाम राम से ही शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि राम जी की कृपा आएगी और ऐतिहासिक मतों से बस्ती जनपद से वो जीतने का काम करेंगे। लगातार सत्ता पक्ष जब सत्ता में नहीं थी तो महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, ये सब मुद्दा उठाती थी और कहती थी हम जब सत्ता में आएंगे तो महंगाई, बेरोजगारी ये सब दूर करेंगे। क्या सत्ता पक्ष महंगाई, बेरोजगारी दूर करने में सक्षम हो पाई है? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने सिर्फ झूठे वादे देकर किसानों को, नौजवानों को, माताओं बहनों को सिर्फ ठगने का काम किया। ये बस्ती जनपद क्योंकि बहुत जागरूक जनपद है, यहाँ पर आपने देखा 5 में से 4 सीट समाजवादी और समाजवादी गठबंधन जीतने का काम करी थी। आप मैं पूरा जिस तरीके से हम लोग लगातार ये पीडीए पखवाड़ा भी चल रहा है और तमाम हम लोग कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, अपार भीड़ हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी जो ये जनता को झूठे वादे करके ठगने का काम करते हैं, जनता उसका जवाब अपने वोट के अधिकार से देगी और ये 24 में इस अहंकारी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। आपके अध्यक्ष जी ने सत्ता पक्ष पे एक आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले सत्ता पक्ष जितने भी मतदाता हैं उनकी मतदाता सूची में कुछ फेरबदल करती है, कुछ जो आपके पार्टी के मतदाता हैं उनकी वोटें काट देती हैं। तो इस पर आप जितने भी मतदाता हैं उनकी जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग ये जो पीडीए पखवाड़ा कर रहे हैं उसमें हम लोग तमाम चीजें जो वर्तमान सरकार ने वादे किए थे या हमारी सरकारों ने जो काम किया था और कैसे हम लोग
तमाम समाज के में जो दबे लोग हैं, जिनको दबाया जा रहा है या जिनकी उपेक्षा हो रही है, उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के चलते हम ये भी लोगों में संदेश दे रहे हैं कि किस तरीके से हमने पीछे चुनाव, क्योंकि विधानसभा का मैं यहाँ से लड़ा हूँ, हमने तमाम बूथों पे देखा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सघन प्रयास किया था, अपने लोगों का वोट बढ़ाने का काम किया था। मगर उसके बाद भी हमने कई बूथ पे गए तो ऐसा लोगों ने कहा कि उनके वोट जो अंतिम लिस्ट आई थी उसमें डिलीटेड कर दिए गए थे। अब की हम लोग पूरी तरीके से सजग हैं और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारे पार्टी के संगठन कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जी, तमाम लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि हमारे जितने भी हमारे अपने वोटर हैं, उनका सबका वोट इस बार कटने ना पाए और सबको अपने मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिले। आपने देखा अभी पीडीए पखवाड़े के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 गांव में गए और वहां पर आपको सुन के ताज्जुब होगा, मुझे भी सुन के ताज्जुब हुआ, वहां पर जिंदा 4-5 महिलाएं और 2-3 बुजुर्ग थे। कुल 10 की संख्या थी, जिनको मृत्यु इसमें दिखा दिया गया था कि वो मृतक हो गए हैं, कि वो है ही नहीं, और वो जिंदा थे और वो लड़ रहे थे। आज जो हमारा देश है, यहाँ पे हमें जो सबसे बड़ा अधिकार मिला, वोट का अधिकार, और उस अधिकार से अगर हमें वंचित कर दिया जाए तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है इस वर्तमान के सरकार द्वारा। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की और आपकी पर्सनल लोकसभा चुनाव को लेकर क्या नीतियां हैं, किन मुद्दों पे आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, हमेशा हम लोगों ने एक सेवा भाव से लोगों के बीच में काम किया है और जो आम जनमानस की जो ज़रूरतें हैं, चाहे रोज़गार की बात हो, चाहे ये बढ़ती महँगाई की बात हो, चाहे गन्ना किसान लगातार जो अपने दाम के लिए कर रहे हैं, आज जो आवारा पशु घूम रहे हैं, तमाम लोगों की जान जा रही है, तमाम फसलों को नुकसान, यही सब समस्या लेकर पीछे भी विधानसभा में हम गए थे, एक बार फिर हम लोग लोकसभा में हैं और जो लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है, हमें लग रहा है आने वाला दिन में अच्छा रिजल्ट ये बस्ती जनपद देने का काम करेगा। जैसा कि आजकल राजनीति में धर्म को लाया जा रहा है और राजनीति को धार्मिक मोड़ दिया जा रहा है, तो क्या राजनीति में धर्म को लाना उचित है? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। धर्म एक व्यक्ति विशेष की भावना होती है, वो किस धर्म को मानता है, वो किस तरीके से पूजा करता है। भारत ऐसा देश है जहाँ पर हिंदू समाज के ही लोग कई तरीके से पूजा करते हैं। तो इसीलिए हमको धर्म को और राजनीति को एक साथ नहीं लाना चाहिए। धर्म अपनी जगह है, वो हर व्यक्ति की अपनी पूजा करने का, अपना भगवान में या आप जिसको भी वो मानता हो उसमें अपनी निष्ठा दिखाना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उसका तरीका। और राजनीति क्योंकि देश और आगे आने वाला जो भविष्य है उसको डिसाइड करता है, इसीलिए दोनों को अलग रख के राजनीति को राजनीति की तरह रखना चाहिए और धर्म को धर्म की तरह। वर्तमान में कप्तानगंज में जितने भी युवा हैं, उनके विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि हम लोग, मैंने आपसे बताया कि हमारी सरकार नहीं आ पाई, तो हम विवश हैं कि बहुत कुछ चाह कर बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मगर हम उनको एक भरोसा दे रहे हैं कि वो कभी भरोसा ना खोएं, क्योंकि तमाम नौजवान नौजवान क्योंकि मैं भी एक नौजवान हूँ। जब एक लड़का अपनी स्कूलिंग करके, अपना कॉलेज पूरा करके रेडी हो जाता है नौकरी के लिए, तो उसके ऊपर आने वाले समय बहुत जिम्मेदारी उसके परिवार की, उसकी खुद की शादी ब्याह होती है, तो उसके पास जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। तो वो कहीं ना धैर्य ना खो जाए। आपने देखा है तमाम रोजगार के ना मिलने की वजह से तमाम नौजवान आत्महत्या भी कर देते हैं। इसीलिए लगातार हम लोग उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि अपना मन छोटा ना करें, बड़ा दिल करें, बड़ा मन करें, और जो सबसे बड़ी चाबी होती है इस लोकतंत्र में, राजनीति की चाबी, उसका इस्तेमाल करें और इस सरकार को बदलने का काम करें। अगली सरकार आएगी, हम लोगों की सरकार आएगी, तो निश्चित रूप से सबको रोजगार देने का काम करेंगे। विधायक जी, लगातार लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और ऐसी मांग की जा रही है कि बैलेट पेपर से वोटिंग करवाई जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ये बड़ा मामला है, इस पे लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग से, तमाम दलों ने लगातार चुनाव आयोग के पास इस चीज़ को उठा रहे हैं कि ईवीएम, क्योंकि जहाँ से ईवीएम को लाया गया था उन देशों में भी आज ईवीएम का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, तो लगातार वो अपना मुद्दा उठा रहे हैं कि ईवीएम से कहीं ना कहीं तमाम जो हमारे जो गांव के लोग हैं वो आशंका व्यक्त करते हैं कि हम वोट दे रहे हैं, उसके बाद भी ये सरकार नहीं जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं में लोगों में आशंका है। मगर उसके बाद भी ईवीएम
तो वो हमारे नेता लोग जो तमाम दल के लोग हैं वो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मगर हम जो आज काम कर रहे हैं कि ये ईवीएम के साथ ही, क्योंकि ये जो आने वाले समय में कुछ ही समय में चुनाव है, ये ईवीएम पे होगा। ईवीएम के रहते हुए भी हम कैसे चुनाव को जीते, उस पे हम पूरा पूरा फोकस कर रहे हैं। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार जातीय जनगणना की बात की जा रही है। जातीय जनगणना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना निश्चित रूप से इस देश में होनी चाहिए, क्योंकि जातीय जनगणना होने से जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी भी मिलने का काम होगा। ये कई बार इस देश में ये बातें उठी हैं, मगर कई बार ये अंतिम रूप जब इसका आना होता था उसके पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि ये अंतिम रूप नहीं ले पाया। मगर आज तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने एक सुर में ये बात करी है, और आज तो जो बिहार में जिन्होंने सबसे पहले जातीय जनगणना लागू करने का काम किया था वो भी एनडीए में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर हालत में जो आने वाले समय में जो सरकारें आएंगी वो जातीय जनगणना जरूर कराएंगी, और इसी में ही आम जो गरीब लोग हैं, जो समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनको भी हम बराबरी में मुख्य धारा में ला पाएंगे। अगर बात गरीबी की करें तो लगातार ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार ने गरीबी दूर करने की बात की थी, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो गरीबों को दूर कर रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से आपने खुद ही कहा कि सरकार ने गरीबी दूर करने की बात की थी और गरीबों को ही दूर कर दिया। इसको हम सीधे-सीधे ऐसे समझ सकते हैं, आज जो है वर्तमान की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त का राशन दे रही है। एक तरफ तो ये कई ट्रिलियन की बात करते हैं कि हम आर्थिक व्यवस्था को कई ट्रिलियन में लेकर चले जाएंगे, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आज भी लोगों के हाथों को काम नहीं है, लोग बेरोजगार हैं और उन्हें मुफ्त का राशन लेने के लिए विवश हैं। ये सरकार इसी मुद्दे पे आई थी कि हर हाथ को काम देगी और वो खुद से अपना कमाएंगे और अपने हिसाब से खा पाएंगे, मगर ये सरकार ऐसा करने में विफल है। ये पूरी तरीके से वो एक कहावत है कि कौन से अंगूरी लाल के हसीन सपने जैसी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसी है, सपना कुछ और दिखाती है और धरातल पे ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो लगातार रैलियां जब करते हैं और लोगों के बीच वो इमोशनल हो जाते हैं, उनको रोना आ जाता है, क्योंकि वो आरएसएस में भी रहे थे और जनता के बीच में गए थे। और उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि जब मैं गरीबों के बीच में जाता हूं तो उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता है। एक गरीब की पहली मांग जो होती है रोटी, कपड़ा और मकान, तो मैं उनको रोटी और मकान देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। तो क्या आप 5 किलो राशन दे करके गरीबों की गरीबी दूर की जा सकती है? देखिए, हमने सुना है हमारे प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, हमने सुना है कि वो पहाड़ों में तप करने के लिए गए थे, मगर हमने कभी नहीं सुना वो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। आज जो भारत में 70% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है, और जो इसको खेती किसानी पता नहीं, और एक और बात लोग और भी बात करते हैं कि उनके कोई परिवार नहीं है, जिसके कोई परिवार नहीं। चाणक्य ने कहा था शासक ऐसा होना चाहिए जिसका परिवार हो, क्योंकि जब परिवार होता है, बेटा बेटी होता उनके भी, तो उनको पता होता जब उनका बेटा बेरोजगार होता और उससे उसके माँ उसकी बेटी का जिम्मेदारी उसके सर पे होता, तो उसके दिल से क्या दर्द होता है ये एहसास हो सकता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ना हो। तो इसीलिए शासक परिवार वाला होना चाहिए, वो खेती किसानी से जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश खेती किसानी पे आश्रित देश है। तो जो हमारा जो प्रधानमंत्री हो वो खेती किसानी से अगर जुड़ा हुआ रहेगा तो कहीं ना कहीं पीछे हमारे जो प्रधानी चौधरी चरण सिंह थे, तमाम लोग थे जो खेती किसानी से जुड़े हुए थे, उन्होंने तमाम किसानों के लिए तमाम हितकर फैसले लिए। आज किसानों की बदौलत ही जो ये नोटबंदी के समय हो जाए, चाहे आप कोरोना काल में देख लें किस तरीके से इकोनॉमी पूरी तरीके से क्रैश कर गई थी, मगर ये खेती किसानी का ही देन था कि आज भी इकोनॉमी बची हुई है और ये देश जैसे पहले चल रहा था आज भी चल रहा है। मैं आपसे बात करता चाहूंगा आपके कुछ व्यक्तिगत प्रश्न के बारे में। आप जब कॉलेज लाइफ में थे तो क्या कभी आपने सोचा था कि हम राजनीति में आएंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि राजनीति क्योंकि एक प्रोफेशन नहीं है, ये सेवा भाव है। मेरे पिताजी पिछले 40-50 साल से लोगों की सेवा करते आए हैं। मुझे भी जब अपनी छुट्टियों में आता था, लोगों के बीच में जाता था और देखा लोगों का जो प्रेम है, आशीर्वाद है, वो ठंडी गर्मी भूल के उनके लिए लगातार कार्यक्रमों के लिए मेहनत, उनके लिए प्रचार करना, तमाम तरीके से लोग उनको
एकदम परिवार की तरह समझते थे। मुझे एसी, हम लोगों को रहता था कि हम लोग गाड़ी से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं धूप में दिक्कत होती थी, मगर जब उस नौजवानों को देखता था मोटरसाइकिल में पूरे जोश के साथ आदरणीय मंत्री जी के लिए प्रचार करते थे, तो कहीं ना कहीं एक भाव उत्पन्न होना था कि कहीं ना कहीं मुझे भी मौका मिलेगा तो इन लोगों की सेवा निश्चित रूप से करने का काम करूंगा। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब राजनीति में आए तो किस राजनेता से आकर्षित होकर, प्रभावित होकर आप राजनीति में आए? देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे पिताजी लगातार राजनीति पिछले 5, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से वो लगातार सक्रिय रूप से राजनीति में रहे। तो सबसे पहली प्रेरणा तो वो है, उसके बाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, क्योंकि वो नौजवान हैं, उन्होंने बाहर से पढ़ाई करी है, आज वो टेक्नोलॉजी से पूरी तरीके से लैस हैं, और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो वो मेरे लिए एक ऊर्जा का स्रोत होते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। क्योंकि आपने देखा है किस तरीके से खूबसूरती से वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, नौजवानों की बात करनी हो, हर फोरम पे वो बहुत अच्छे से तमाम सबका एक सामंजस्य जो होता है, किस तरीके से किसानों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों को, चाहे आप डायल 100 ले लें, तो सबसे बढ़िया पुलिसिंग रिस्पांस सिस्टम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो टेक्नोलॉजी से लैस है, तो वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत है। अभी आप सुन रहे थे कप्तानगंज के वर्तमान विधायक कविंद्र चौधरी अतुल जी को। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।